Hi guys, welcome to my channel Reading Lovers. I hope you are working hard. चलिए आज अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं आर्टिकल्स का। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो कोने में जो आई बटन होता है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है आप उसमें जाकर भी देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स का। आर्टिकल्स क्या होता है? आर्टिकल्स को हमें फॉर्मली ये पढ़ाया जाता है कि आर्टिकल्स होते हैं ए एन और द। और ए एन जो फिनिटिव के लिए यूज़ होता है और द इनफिनिटिव के लिए, द फिनिट होता है। तो एक्चुअली आर्टिकल्स क्या होता है? आर्टिकल्स का मीन्स होता है जैसे कोई स्टफ़ या फिक्सिंग्स या कोई सामग्री। लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है, जब हम लैंग्वेज सीखते हैं तो मोस्टली जो इनका यूज़ होता है वो नाउन से पहले होता है। यू नो व्हाट इज़ नाउन, जो इन हिंदी वी कॉल इट संज्ञा। लेकिन ये जो आर्टिकल्स होते हैं ये लैंग्वेज में एडजेक्टिव्स का काम करते हैं, क्योंकि जितनी भी हमारे बेसिक जो ग्रामर होती है वो उसमें हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ये उसी का एक पार्ट है। जैसे उसमें एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन। तो हमें इसकी बेसिकली पूरी नॉलेज होना ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले सिंटैक्स का टॉपिक हमें आना चाहिए, क्योंकि उसमें जो सारे रूल्स होते हैं सारे बेसिकली बहुत ही थॉरली दिए गए हैं। तो आपको सबसे पहले वो पढ़ने चाहिए। और अब इसके बारे में और क्या कहा गया कि जो इंग्लिश जो आप नाउ ए डेज जो मॉडर्न ग्रामर इंग्लिश में यूज़ होती है, तो इनको जो आर्टिकल्स हैं इनको डिटरमाइनर्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये वाक्य में जो नाउन प्रोनाउन जितने भी वर्ड्स हैं उनकी स्थिति को, कंडीशन को डिटरमाइन करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। इसलिए वी कॉल इट डिटरमाइनर। अगर कई बार पूछ लिया जाए आपको एग्ज़ाम में कि आप इस सेंटेंस में डिटरमाइनर बताइए, तो आपको आर्टिकल ही देखना है। आर्टिकल्स क्या होते हैं? जैसे इनडेफिनिट आर्टिकल, और इसके टू टाइप्स गिवन है। जैसे डेफिनिट, इनडेफिनिट यानी ए एन, और डेफिनिट होता है द, यानी किसी निश्चित चीज़ के साथ। वी मूव इट्स फर्स्ट पार्ट, इनडेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? जो ए और एन दो होते हैं, इनका यूज़ जब नाउन की पोजीशन को दिखाने के लिए उसमें इनडेफिनिट या अनसर्टेन यानी अनिश्चित या असीमित हम कह सकते हैं बनाने के लिए किया जाता है। जैसे ही सॉ एन ओल्ड मैन एंड देयर वाज ए किंग, ए डॉग वाज बार्किंग एट नाइट, यानी एक डॉग बाग कर रहा था, भौंक रहा था। लेकिन ऊपर जो हमारे पास ये जो सेंटेंसेस गिवन हैं इसमें ओल्ड मैन यानी 1 2 3 में, किंग और डॉग के पहले जो ए एन और ए का जो यूज़ हुआ है वो पोजीशन को अनसर्टेन करने के लिए किया गया है। यानी ही सा एन ओल्ड मैन, ए किंग एंड ए डॉग। सेकंड देख लेते हैं अपना डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। डेफिनेट क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल होता है द, यानी जो द होता है वो नाउन के पोजीशन की जो डेफिनेट पोजीशन होती है, कि हमें उसका पता है कि जो क्या ये कहना चाहता है। जैसे द हाउस इन विच आई लिव इज़ न्यू, यानी जिस घर में मैं रहता हूँ वो नया है। यानी यहाँ पर जो नाउन की जो स्थिति है, जो कंडीशन है, वी नो इट, कि वो कहाँ रहता है, उसका जो घर है और ये नया है। दिस इज़ द पेन विच आई हैव बॉट, मीन्स यहाँ पर क्या है कि यह वही पेन है जो मैंने ख़रीदा है। और द गोल्ड ऑफ नेपाल इज़ चीप, यानी ये स्थिति भी, ये कंडीशन भी हमें पता है कि जो नेपाल का जो सोना है वो सस्ता है। जो ऊपर जो हो ये तीनों सेंटेंसेस गिवन हैं, इसमें जो दा का जो यूज़ है पोजीशन से पहले वो एक सर्टेनिटी को, एक निश्चित स्थिति को दिखाता है। लेकिन ये क्या कहता है कि इसकी डिटेल में जैसे ए और एन है, इसका जो थॉरली जो मीनिंग होता है यानी शाब्दिक जो अर्थ होता है, जैसे एक, सब, प्रति, प्रत्येक, के हिसाब से या कोई पर होता है।
लेकिन दा का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, इसका फंक्शनल मीनिंग अर्थ होता है। तो ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए कि ए और एन का जो मीनिंग है वो क्या होता है और दा का क्या होता है। अब सेकंड वन क्या कहता है कि ए एन एन एडजेक्टिव या वन का जो कमज़ोर जो वीक फॉर्म है, क्योंकि ए को वैसे हम वन भी कंसिडर करते हैं ना, जैसे ए बॉय ए गर्ल, और जबकि द एडजेक्टिव द दैट का कमज़ोर रूप है यानी वीक फॉर्म है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी वीक फॉर्म किसकी है। ए और एन जो है वो वन की वीक फॉर्म है, और जो द है वो दिस और दैट की वीक फॉर्म है। थर्ड वन कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन्स, कि जो कॉन्सोनेंट होते हैं, जो वावल्स होते हैं, वैसे ए और एन, ए आगे हम डिटेल्स में भी देखेंगे, अभी हम थोड़ा देख लेते हैं। जो ए होता है वो कॉन्सोनेंट के साथ यूज़ होता है, और जो एन होता है वो वॉवल के साथ यूज़ होता है। तो इसमें जो थर्ड है कॉन्स्टेंट स्टार्टिंग नाउन्स के पहले जो द का यूज़ होता है उसे द पढ़ा जाता है, और जबकि वॉवल जो स्टार्टिंग नाउन्स है उसमें द का यूज़ होता है, इसे दी पढ़ा जाता है। कई लोगों को इसका यही नहीं पता होता कि इसे द कब पढ़ा जाता है और दी कब। कहीं पे दी प्रोनाउंस करते हैं, कहीं पे द। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जब हमारे सेंटेंस में जो कॉन्सोनेंट साउंड आती है तब ये द होता है, और जब वावल स्टार्टिंग होती है तब ये दी होता है। ये चीज़ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखने वाली बात है। लेकिन जो नाउन्स पर जोर डालने के लिए इसको दी पढ़ा जाता है, और नाउन कॉन्सोनेंट या वॉवल से स्टार्ट क्यों ना हो। लेकिन अगर इम्प्रेशन की बात हो नाउन की तब इसको दी पढ़ा जाता है, अदरवाइज़ ये ऐसे ही होता है। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए। जैसे आर्टिकल्स की जो वीक फॉर्म है, आर्टिकल्स की ए की वीक फॉर्म है अ, और स्ट्रोक फॉर्म है ए। और ये चीज़ हम सबसे ज़्यादा कहाँ पर सीखते हैं, जब हम फोनेटिक्स सीखते हैं तो उसमें जो ए इस तरह की जो फॉर्म्स होती हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। अन यानी एन और एन, तो दी, द और दी, इस तरह से इसमें मात्राओं का भी फ़र्क है। इसमें छोटी की दे रखी है और इसमें बड़ी की, क्योंकि जो ये हम जो बेसिक्स पढ़ते हैं कि जो बड़ी की मात्रा है वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स के लिए यूज़ होती है, और जो छोटी की मात्रा होती है वो वीक फॉर्म्स के लिए। तो यही रूल्स इंग्लिश में भी चलता है। और फोर्थ वन, जब हम अंग्रेजी में बात करते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम फ्लुएंसी की बात करते हैं या स्पीचेस की बात करते हैं तो सामान्यतः ए का उच्चारण हम अ और एन का उच्चारण हम अन करते हैं। मोस्टली ये तब आता है जब हम स्पीकिंग फॉर्म की बात करते हैं, जब फ्लुएंसी में होते हैं। लेकिन ए और एन का जो उच्चारण जब हमें फ्रीली करना हो, स्वतंत्र रूप से करना हो, या फिर स्पीचेस या डिस्कोर्स में, तब ए और एन के बाद जो आने वाला शब्द होता है वो ए और एन का एन उच्चारण किया जाता है। तो जब भी इंग्लिश सीखने की बात होती है दैट इज़ रिलेटेड टू फ्लुएंसी, तब ये चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं, इनको स्पीक करके देखना होता है। अब पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, अब यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि जो आर्टिकल्स होते हैं उनका ग्रामर में क्या प्लेस है, उनको कैसे यूज़ करना है। अब इसकी पोजीशंस देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट में क्या है, ए एन और द और नाउन। अगर हमारे सेंटेंस में ये पोजीशन गिवन है, आई हैव अ बुक, क्योंकि सिंटेक्स हमने क्लियरली पढ़ लिया है और सिंटेक्स में हमें पता चल चुका है कि दिस इज़ सब्जेक्ट, दिस इज़ सिंगुलर, कि जो सिंटेक्स है हमारा ऐसे बनता है मेनली सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हो गया बीच में ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर वर्ब, फिर ये सारा इसके साथ सिंगुलर वर्ब, इस तरह चलता है। तो जैसे यहाँ पर अब हमने आर्टिकल देखना, यानी आई हैव अ बुक, यानी मेरे पास एक बुक है। और बुक क्या है, हियर इज़ नाउन, और ये जो वर्ड है दैट इज़ कॉन्सोनेंट, तो इसके साथ ए यूज़ होगा। इसी तरह ही हैज़ एन अम्ब्रेला, ये आर्टिकल है और दिस इज़ नाउन क्योंकि एक वस्तु का नाम है। लेकिन जो यहाँ पर ये यू गिवन है दैट इज़ वोवल यानी स्वर। द काउ हैज़ ए टेल, इसी तरह जो काउ है वो क्या है, एक नाउन है, और द यानी एक आर्टिकल है, एंड हैज़ ए टेल, दिस इज़
ऑल्सो ए नाउन बिकॉज दैट इज़ द पार्ट ऑफ ए काउ, यानी उसी के शरीर का अंग है। इसी तरह ये दो नाउन हैं और दो आर्टिकल यूज्ड है यहाँ पर, यानी इनकी स्थिति देखनी है हमें कि वाक्य में ये कैसे यूज़ होते हैं। सेकंड रूल क्या कहता है, नाउ वी मूव टू रूल नंबर सेकंड, ए, एन और द, क्योंकि ये तीनों ही साथ ही चलते हैं, प्लस एडजेक्टिव और नाउन, कि अगर वाक्य में इनके साथ एडजेक्टिव और नाउन गिवन हो। जैसे एडजेक्टिव क्या होता है, दैट इज़ शोज टू क्वालिटी ऑफ ए पर्सन, दैट इज जैसे ये ब्यूटीफुल है, ये सुंदर है, ये शानदार है, इस तरह ये दैट इज़ ऑनेस्टी, ईमानदारी। सो शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, मीन्स यहाँ पर जो एडजेक्टिव है दैट इज़ इंटेलिजेंट, कि वह एक बुद्धिमान लड़की हैं, होशियार लड़की हैं। और यहाँ पर जो इंटेलिजेंट है इसमें आई है तो ये वॉवल है, तो यहाँ पर किस आर्टिकल का यूज़ होगा, एन का। और गर्ल क्या है, दैट इज़ नाउन। सेकेंड वन, मोनिका हैज़ अ लॉन्ग स्टिक, कि मोनिका के पास एक लंबी छड़ी है, तो ए क्या है, दिस इज़ आर्टिकल, एल दैट इज़ कॉन्सोनेंट एंड स्टिक ऑल्सो इज ए नाउन। तेंदुलकर इज़ द बेस्ट प्लेयर, जो तेंदुलकर हैं वे बेस्ट प्लेयर हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर क्योंकि जो द वर्ड बेस्ट है दैट इज़ शोज टू अ डेफिनेट थिंग, क्योंकि तेंदुलकर का हमें पता है कि वो क्या हैं, एक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। सो यहाँ पर द आर्टिकल है, तभी ये द यूज़ किया गया है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नाउ वी मूव टू रूल नंबर थर्ड, ए, एन और द प्लस एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन। हम अक्सर क्या होता है कि हम एडवर्ब और एडजेक्टिव में कंफ्यूज होते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, दैट इज शोज टू अ क्वालिटी ऑफ ए नाउन, यानी जिसको इन हिंदी हम विशेषण कहते हैं, यानी जो एक नाउन संज्ञा की विशेषता बताएं। और एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, जो क्रिया विशेषण, यानी ये क्रिया की, इसमें वर्ब लगा हुआ है, ये आप ध्यान से देखिए, यानी एड प्लस वर्ब, ये क्रिया यानी वर्ब की विशेषता को दिखाता है। सो फर्स्ट वन इज शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, यानी इसमें सिर्फ क्या डिफरेंस आया ऊपर वाले एग्जाम्पल से। इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव, गर्ल नाउन, और वेरी यानी बहुत ज़्यादा, यानी वेरी दैट इज शोज टू अ गर्ल। वेरी किसको वेरीफाई करता है, इंटेलिजेंट को, क्योंकि कौन है बहुत ज़्यादा, इंटेलिजेंट गर्ल। तो ये नाउन को क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, इसको शो कर रहा है। सो ये राइट फॉर्म है। और शी इज़ एन वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर जो वी है, क्योंकि वाउल कितने होते हैं, वो 5 होते हैं इन इंग्लिश, ए, ई, आई, ओ और यू। और यहाँ पर ये जो वी है दैट इज़ कॉन्सोनेंट, तो आपको ये 5 जो हैं ये सिर्फ वाउल हैं, बाकी और सारे जितने भी होते हैं अल्फ़ाबेट वो कॉन्सोनेंट होते हैं। नेक्स्ट है शी इज़ वेरी एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो ये भी इसमें आपने देखना है कि इसमें एडवर्ब, ये एडवर्ब है, ये आर्टिकल है, ये इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, ये नाउन है। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि इसमें इसकी जो बिल्कुल राइट फॉर्म है वो क्या बनती है। जो वेरी है इसको क्या कहा गया है, एडवर्ब। और शी इज़ अ, यहाँ पर इन्होंने किसका ओमिशन कर दिया, यहाँ पे आर्टिकल यूज़ ही नहीं है। और सेकंड वन में जो आर्टिकल यूज्ड है वो रॉन्ग है, तो ये चीज़ आपको देखनी है। तो ये शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट ए गर्ल, इस तरह नहीं होता है, क्योंकि शी इज़ अ, क्योंकि ये जो आर्टिकल है दैट इज शोज टू द पोजिशन ऑफ ए नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ऑल्सो। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट वन। अब ही इज़ द वेरी बेस्ट प्लेयर, यानी यहाँ पर जो प्लेयर है, जो प्लेयर की जो विशेषता क्या है कि वो बेस्ट है, और बेस्ट के साथ वेरी यानी बहुत अच्छा है। तो जो यहाँ पर जो ये वेरी है दैट इज़ एडवर्ब, बेस्ट क्या है वो क्वालिटी है प्लेयर की, एडजेक्टिव,
और इनको तीनों को वेरीफाई कौन करता है? आर्टिकल द, क्योंकि द किसके लिए यूज़ किया जाता है? अभी हमने पढ़ा है जो नाउन की जो पोजीशन को दिखाता है, किसको? सर्टेनिटी को, यानी निश्चित, यानी कौन है बेस्ट प्लेयर, कैसा है? वेरी, द वेरी बेस्ट प्लेयर। सो इसका एरर क्या है? ही इज़ वेरी द बेस्ट। तो ये चीज़ देखनी है कि ही इज़ द वेरी पहले, इसके साथ द पहले आएगा और वेरी बाद में। इसकी डिटेल देख लेते हैं। द वेरी का अर्थ वही होता है, इसका प्रयोग नाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है, क्योंकि जो नाउन है कौन है? प्लेयर है। और वैसे हम उसको बेस्ट कह के भी काम चला सकते हैं, लेकिन अगर उस पर द वेरी लिख के, यानी वही, यानी सिर्फ एक ही उसी की बात हो रही है। जैसे दिस इज़ द वेरी गर्ल, वेरी मीन्स द सेम गर्ल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कि यह वही लड़की है विच आई एम टॉकिंग अबाउट। सो यहाँ पर आप याद रखिए कि जो द वेरी है उसका मीन्स होता है वही। सो रूल नंबर 4 अब आता है सच, वट, मैनी, रादर, हाफ और ए एन प्लस नाउन। कि अगर इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं सेंटेंसेस में, तो आपने क्या यूज़ करना है? आर्टिकल। जैसे सच ए गर्ल, इसको हम स्पीकिंग फॉर्म में अगर करें तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे सच ए गर्ल, कि वाओ कितने, सच ए गर्ल्स मीन्स दैट शोज द गर्ल वॉज वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि ये 3 वर्ड्स ही सारा सेंटेंस समझा रहे हैं। ए सच गर्ल नहीं होता है। वट ए फूल, यानी मीन्स कि कितना मूर्ख है ये, वट फूल। जैसे मैनी एन इंक पॉट, कि बहुत सारे इंक पॉट्स हैं। मैनी एन इंक पॉट, यानी मैनी एन इंक पॉट्स। यहाँ पर सिर्फ एस लगा के इसको सिंगुलर बना दें, देयर इज़ नो नीड टू एस हेयर। रादर एन आइडिया, यस मीन्स बहुत अच्छा आइडिया है, रादर अ आइडिया। सो हाफ एन आवर, ये हम बोलते भी हैं हाफ एन आवर। ए हाफ आवर हम कभी नहीं बोलते, हाफ एन आवर बोलते हैं। हाफ ए किलो, यानी ए हाफ किलो नहीं होता है, हाफ ए किलो होता है। मैनी अ बुक, यानी मैनी अ बुक्स, मैनी ए बुक होता है। ये जो वर्ड हैं वी आर टॉकिंग अबाउट, ये सारे जो हैं ये हमारी स्पीकिंग फॉर्म फ्लुएंसी में यूज़ होते हैं। जैसे सच ए गर्ल, व्हाट अ फूल, इस तरह। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। मैनी के बाद प्लूरल नाउन का यूज़ होने पर ए एन का प्रयोग प्लूरल नाउन के पहले नहीं होता है। कि अगर मैनी से पहले, मैनी के बाद प्लूरल नाउन यूज हो, जैसे मैनी बुक्स, रादर, जैसे मैनी बुक्स, ये राइट फॉर्म है इसकी। अब है रादर, रादर का जो यूज़ है मोस्टली वस्तुतः के अर्थ में होता है, कि जैसे सेम। और अब चलते हैं रूल नंबर 5 की तरफ, ये भी सेम ही है। दिस इज़ क्वाइट डिफरेंट। अब है सच, वट, मैनी, क्वाइट, रादर, ए एन और एडजेक्टिव प्लस नाउन। सो ये चीज़ आपको ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि ए एन प्लस इसके साथ एडजेक्टिव। जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जैसे सच ए ब्यूटीफुल गर्ल, सो देयर इज़ नो नीड टू एडजेक्टिव हेयर। कि अगर ये भी बोल दे कि सच ए गर्ल, सो इसमें ये ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि जो गर्ल है उसकी ब्यूटी की बात हो रही है, ठीक है। और सच ब्यूटीफुल ए गर्ल, तो ये इसकी एरर है कि देयर इज़ नो नीड टू ए हेयर। सो व्हाट अ बिग फूल, तो अब इवन ने पढ़ा था व्हाट अ फूल, कि बहुत बड़ा मूर्ख है। सो व्हाट बिग ए फूल, तो यहाँ पर बिग बाद में आएगा, ए पहले आएगा। इन जो आर्टिकल हैं वो पहले यूज्ड होगा। अब मैनी ए बुक, मैनी अ गुड बुक, मैनी गुड अ बुक, तो ये डिफरेंस आप देख लीजिए कि जो आर्टिकल है वो एडजेक्टिव से पहले आना चाहिए। क्वाइट एन अनलकी मैन, की बहुत ही ज़्यादा अनलकी पर्सन है, रादर एन इंटरेस्टिंग बुक। लेकिन ए, रादर, एडजेक्टिव, नाउन का जो यूज़ है, जैसे ए रादर इंटरेस्टिंग बुक,
इस तरह भी याद रखना है कि अगर रादर एडजेक्टिव और ऐसे आ जाए तो रादर इंटरेस्टिंग बुक, क्योंकि कई जो रूल्स होते हैं उनके ऑर्थोडॉक्स रूल्स भी होते हैं, यानी अपोजिट्स, वो भी हमें याद रखने होते हैं। अब चलते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। ऑल, बोथ, डबल, यानी सभी, दोनों और दोनों। द नाउन, जैसे ऑल द गर्ल्स, दैट इज शोज टू डेफिनेट नाउन। बोथ द बॉयज, दैट इज शोज टू डेफिनेट, एंड डबल द अमाउंट। ये जो ऑल, बोथ और वर्ड हैं, ये किसको दिखाते हैं? एक डेफिनेट चीज़ को, एक सर्टेन चीज़ को। और डेफिनेट क्या होता है? हमारा आर्टिकल द। अब इसमें क्या है? ऑल द प्लूरल नाउन, पीएन दैट इज प्लूरल नाउन से क्लास का बोध नहीं होता है, इससे पर्टिकुलर निश्चित व्यक्तियों और वस्तुओं का बोध होता है। जैसे ऑल द बॉयज़ यानी सारे लड़के, लेकिन जो ऑल हैं प्लूरल नाउन से पहले क्लास का बोध होता है। जैसे ऑल बॉयज़, यानी यहाँ पर ऑल द, अगर द यूज़ है तो ये व्यक्ति और वस्तुओं का बोध होता है। लेकिन अगर यहाँ पर द नहीं है, द को ओमिशन है, तो ये किसका यूज़ होता है? ये क्लास का बोध होता है इसमें। और जो बोथ वर्ड है, बोथ, अगर प्लूरल नाउन के स्ट्रक्चर में द का प्रयोग नहीं भी किया जा सकता, जैसे बोथ बॉयज़, तो ये ऐसे भी चल सकता है। तो ये अपनी इस तरह इसको याद रखना है। रूल नंबर 7, ऑल, बोथ, डबल, एग्जैक्टली, नाउ वी मूव टू रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में क्या है? ऑल, बोथ, डबल, एग्जैक्टली, जस्ट, द, एडजेक्टिव और नाउन। मीन्स जैसे ऑल द फेमस सिंगर्स, इसकी राइट फॉर्म है ऑल फेमस द सिंगर। तो इसकी देखिए कि वाक्य की जो सेंस है वो क्या बन रही है? ऑल द फेमस, बोथ द इंटेलिजेंट, और डबल द राइट, एग्जैक्टली द रॉन्ग कलर, एंड जस्ट द राइट अमाउंट। तो ये आप देखिए। लेकिन जस्ट एन एडजेक्टिव और नाउन का प्रयोग भी होता है। जैसे जस्ट एन ऑर्डिनरी गर्ल, जस्ट ऑर्डिनरी, यानी ओ इज हेयर वॉल, और जस्ट अ ब्यूटीफुल वोमेन, यानी जस्ट ब्यूटीफुल ए वोमेन। तो इसकी जो वाक्य की जो सेंस है वो कंप्लीट बननी चाहिए। सो रूल नंबर 8, हाउ, सो, टू, एज। अगर ये वर्ड सेंटेंस में दिखे तो एडजेक्टिव ए एन प्लस नाउन, यानी हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल इज शी। दिस इज ए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि हाउ कितनी सुंदर है वो लड़की। सो दिस इज इंटर एडजेक्टिव, दिस इज एडजेक्टिव, क्योंकि इंटर मीन्स दैट इज शोज टू इंटेरोगेटिव। देन इज आर्टिकल हेयर, गर्ल, नाउन। सो ये पूरा का पूरा जो सेंटेक्स है ये चलेगा ही चलेगा रूल्स में। देन हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल इज शी। तो यहाँ पर जो हाउ अ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, क्योंकि जो यहाँ पर जो हाउ जो है वो सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद एडजेक्टिव आएगा। इस तरह आपने इसको यूज़ करना है। हाउ ब्यूटीफुल ए गर्ल शी इज़, दिस इज़ साइन ऑफ एक्सक्लामेटरी है ये, क्योंकि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, विस्मयादि बोधक वाक्य है इन हिंदी। तो एक्सक्लामेटरी में क्या होता है कि जो है ये इस तरह का जो इसका साइन होता है, हाउ ब्यूटीफुल ए गर्ल शी इज़, कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं। सो इसमें नेक्स्ट है देवेन बाबू इज़ टू वीक अ मैन, कि बहुत ही वीक मैन है। सो जो टू है दैट इज़ एडवर्ब, वीक मीन्स कमज़ोर, दैट इज़ एडजेक्टिव, ए मीन्स
article and man means noun. So it is so fine a day कि बहुत अच्छा दिन है. It is so a fine day means यहाँ पर इन्होंने आर्टिकल का चेंज कर दिया है क्योंकि फाइन से इसमें पहले लिख दिया है लेकिन आएगा ये फाइन के बाद. सो चंद्र किशोर बाबू इज़ एन एक्सपीरियंस्ड एन इंजीनियर. सो इसकी ये राइट फॉर्म है और चंद्र किशोर बाबू इज़ एज एन एक्सपीरियंस्ड मैन. तो जो इंजीनियर है इसके पहले एन आएगा. तो ये आपको इस तरह ये रूल्स याद रखने हैं. आप देखते हैं यूजेस ऑफ आर्टिकल्स कि जब भी जो आर्टिकल्स है किसी सेंटेंस में आते हैं तो इनको यूज़ कैसे करना है. जैसे किसी भी वर्ड के पहले जो एन का जो हम यूज़ करते हैं तो हमें यह जानना आवश्यक है कि उस वर्ड का फर्स्ट लेटर कौन सा है. क्योंकि हम मोस्टली जब आर्टिकल फिल करते हैं तो हम लेटर्स देखते हैं कि उसका फर्स्ट लेटर फर्स्ट साउंड क्या है. फर्स्ट लेटर फर्स्ट साउंड को जाने बिना एन आई का जो हम प्रयोग करते हैं तो उसमें एरर की संभावना बढ़ जाती है. और इस गलती से बचने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप जो इंग्लिश के जो लेटर्स हैं और उसके साउंड जान लें. तो ये जो जितने भी जो साउंड्स हैं आपको पता होनी चाहिए. और अगर आपने लैंग्वेज किया है लैंग्वेज पेपर किया है तो आप जानते होंगे कि दैट इज़ ई वाउल साउंड ई अ उ आई आउ ए. सो इनको हम फोनेटिक्स में यूज़ करते हैं दैट इज़ वॉवल साउंड्स. ये जितने भी हैं आपकी ये वॉवल साउंड्स हैं और ये दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. और ये जो ई वाला वर्ड है ये भी पीजीटी इंग्लिश में आया था स्टार्ट हुआ था 2022 का. ये उसमें डायरेक्ट पूछा गया था कि जो ये ई जो वर्ड है कि ये वॉवल है या कॉन्सोनेंट है. तो ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि इन इसी टेबल में से आपके 4 या 3 क्वेश्चंस गिवन थे. सो आप इनको बहुत ही ध्यान से पढ़िए. ई एज इन सिटी, ए ओ दैट इज़ ग्लाइड फॉर्म, यू ओ औ ये वाला भी आया हुआ था ओ वाला, आई ए ओ औ ओ ई ओ उ अ. तो ये जो 20 जो साउंड है अगर आपको ये याद है तो आप फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शंस लैंग्वेज अच्छे से कर सकते हैं. और अब आप कॉन्सोनेंट्स देख लीजिए कि कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं. कॉन्सोनेंट्स में जैसे ये वाला पूछा गया था आपसे एच टेट में डायरेक्ट पूछ लिया गया था जो च जो साउंड है को ये च साउंड जो 7th नंबर पे है डायरेक्ट पूछा गया था आपसे कि ये च साउंड है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज़ थ श ह यानी उसमें न ल य और ये आपका इधर ब ड ग ज दैट इज़ नॉट ज ज व द ज ज म न र और व. तो इस तरह से ये जो 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये जो 24 हैं और ये इसमें केवल 26 लेटर्स हैं. सो आई थिंक आप जो इंग्लिश के साउंड्स हैं उनसे अवगत हो गए हैं. तो इनके ए एन के संबंध में इनके फर्स्ट लेटर के कंसेप्ट्स को जानिए और ये हम आगे अपने आने वाले इसमें डिस्कस करेंगे. और अभी आपने क्या करना है आपने इन वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो थैंक यू सो मच.